सर मुझे घबराहट हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जब ऐसे पॉइंट्स बच्चे मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो मैं अक्सर उनको एक ही बात बोलता हूं, यकीन, फेथ। अगर आपने अपने फियर को बाहर निकालना है, 100% इसको तबाह करना है, खत्म करना है, तो यकीन लेकर आइए। किस पे? खुद पे। फेथ इन योर सेल्फ, फेथ ऑन योर मेंटोर्स एंड फेथ इन योर गॉड। जब बच्चों हम एक जैसे बच्चे को अपने मां पे यकीन होता है, ऐसा फेथ अगर हम अपने एजुकेशन के अंदर, अपने एम के अंदर लेकर आते हैं तो बच्चों हम पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। तो आज सुकृत सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज मैं एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूं प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं 17 से लेकर 24 तक मेडिकल एग्जाम्स में, नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। और यकीन से कहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर से आप 8 नंबर तो 100% आज लेकर जाएंगे। हर साल, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं इसको अब कोइंसिडेंस नहीं कहूंगा, ये तो एक मिरेकल है। हर साल 17 ऑनवर्ड्स इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं नीट एग्जाम में। तो क्यों ना अब 24 में इस चैप्टर में से दोनों क्वेश्चंस को सही करने के लिए मिलकर काम करें। तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोबारा तो ठीक है, ओके चलते हैं। लव यू प्रिया की। हाँ जी बच्चों, चलो चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आपके पास 4 ग्राफ्स है। अब ये भी देखना कि मैं कैसे क्वेश्चन, बीइंग एन एक्सपर्ट नहीं, एज ए लर्नर इसको कैसे करूंगा। अब ये चारों के चारों ग्राफ्स के लिए स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में है अपने पास नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t। अब केमिकल किनेटिक्स में नेचुरल लॉग ऑफ के और 1/t का कंसेप्ट हमने किस में स्टडी किया था बच्चों? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस e a अपॉन RT। अगर बच्चों यहां पे हम लॉग का कंसेप्ट लेकर आए तो log k इज इक्वल टू log xy का फॉर्मूला log x प्लस log y, सो log a प्लस log e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन RT। अगर मैं बच्चों यहां पे नेचुरल लॉग का कंसेप्ट ले लेता, चलो इसको थोड़ा सा किसी और वे से करते हैं। देखो हम सबसे पहले तो आर्हीनियस इक्वेशन को लिखेंगे, k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन RT। दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लेंगे, log बेस 10 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट नजर आ रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल को खत्म करना चाहते हैं तो क्यों ना दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लें, क्योंकि ln e क्या होता है बच्चों? 1। सो हियर वी हैव ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e रेज टू पावर माइनस e अपॉन RT। कंसेप्ट तो वही रहेगा, log x रेज टू पावर y का, y log x, तो माइनस e अपॉन RT आगे आएगा बच्चों। सो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन RT। तो चेक कीजिए बच्चों, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन R इंटू 1/t प्लस ln a। तो ये अपने पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें y ln k x 1/t और स्लोप अपने पास यहां पे क्या आ रही है बच्चों? नेगेटिव, दैट इज माइनस e अपॉन R। तो बताइए बच्चों 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सी है? बिल्कुल सही पहचाना, D। मेडिकल स्टूडेंट्स ये दिमाग और दिल में से निकाल दो कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे लिए टफ है। नो, नेवर। यकीन रखें अपने आप पे, हर एक टॉपिक को डेप्थ फॉर्म में करें तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि ये हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, हर एक क्वेश्चन को टाइम देना स्टार्ट करें। ऐसे मत सोचें कि बस ये क्वेश्चन हो गया फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 20 क्वेश्चंस करने हैं आज, ऐसा नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चंस को सही करना है, अच्छे से कंसेप्ट अप्लाई करने पे ये टारगेट रखें। ठीक है बच्चों, चलो
क्वेश्चन नंबर सेकंड 2024। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अब देखो अभी हमने आर्हीनियस का कंसेप्ट स्टडी किया, तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, कौन सी बच्चों, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E A अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये तो बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी किया है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है तो वहां पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और इन्होंने यही तो पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वहां पे हमें क्या मालूम हो, तो वहां पे हमें क्या मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ढूंढिए कौन सी ऑप्शन में है ये सब कुछ, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्ड 23 पे 24 से 17 तक मूव ऑन करेंगे आज। हां जी, 23 का असर्शन रीजन, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए, टू मेक द कोलिजन्स इफेक्टिव। अब ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बाहर से एनर्जी चाहिए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो प्रोडक्ट बनाते होंगे इवन एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा कभी भी नहीं है बेटा कि हर एक रिएक्शन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मींस एक्टिवेशन एनर्जी कुछ मॉलिक्यूल्स की अगर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं जीरो हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो उतनी एनर्जी मिनिमम ऑलरेडी एक्वायर कर रहे होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या मालूम उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो अगर अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो तो वहां पे k जीरो नहीं होगा, क्योंकि e रेज टू पावर जीरो क्या होगा, 1। सो दैट्स व्हाई k प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a के बराबर आ जाएगा, जिसका दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी वहां पे अब कोलिजन्स होंगे वो सभी के सभी प्रोडक्ट बनाएंगे। वैसे मुझे तो ये बात हाइपोथेटिकल लग रही है, क्योंकि हमने ये लॉजिकली देखा है कि सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे ओरिएंटेशन फैक्टर भी मैटर करता है। लेकिन हां ये जरूर है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। तो इसलिए बच्चों ए अपने आप में क्या हो गया, ट्रू। ठीक, अब रीजन की ओर बढ़ते हैं। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that their energy become equal to threshold value is called एक्टिवेशन एनर्जी। तो रीजन में इन्होंने बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी को जस्ट डिफाइन किया है, लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आंसर अपने आप बी कैटेगरी में जाएगा। बी का मीनिंग क्या हुआ कि ए एंड आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, पर्टिकुलर उसका रेट मानकर चले जो दिया हुआ है। क्या है वो रेट? k इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 2 b की पावर 1। मीन्स विद रिस्पेक्ट टू a सेकेंड ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू b फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि जो पावर होती है उसको हमने स्टडी की है एनसीईआरटी के बेसिस पे कि वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो ऑर्डर को डिफाइन करता है। तो इस केस में ओवरऑल ऑर्डर क्या अपने पास, थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए सेकंड ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर। अब इसने क्या बोला है, कहता कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए की हम क्या कर दें, ट्रिपल्ड, कीपिंग कंसंट्रेशन बी कांस्टेंट, तो इनिशियल रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अगर हम
रेट को आर मान लें, कैपिटल ए को स्मॉल ए, कैपिटल बी को स्मॉल बी, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। तो न्यू रेट क्या होगा? न्यू रेट आर डैश, जब अपने पास ए क्या हो जाएगा 3a, सो आर डैश इज इक्वल टू के 3a की पावर 2, लेकिन b की पावर तो वही रहेगा सब कुछ, तो यहां पे 3 की पावर 2 बाहर आएगा, सो के a की पावर 2 b की पावर 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट किसके बराबर है? r के, सो r डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट। तो यहां से ये चीज क्लियर होगी बच्चों कि अगर हम कंसंट्रेशन a की ट्रिपल कर रहे हैं तो वहां पे अब जो नया रेट होगा वो पुराने रेट से फैक्टर बाय 9 क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो देखिए ए ऑप्शन डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9, बिल्कुल गलत, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है। इंक्रीजेस बाय फैक्टर 6, बिल्कुल गलत। ऑप्शन थर्ड इंक्रीजेस बाय फैक्टर 9, बिल्कुल सही। अब क्या करो, आप ऐसे ही वीडियो को पॉज कर कर अपने आप वैल्यूज को चेंज कर कर देखो कि यहां पे अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखूं, बी को डबल कर दूं तो क्या होगा? अब बी की पावर 1 है तो डबल करने पे 2 की पावर 1 रहेगी, तो 2 रहेगा बेटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो नया रेट होगा अब वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन पुराना रेट नए रेट से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ऐसी चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर कर, मॉडिफाई कर कर चेक किया करो। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले बात तो ये बेटा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, हम इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या मानते हैं हमेशा? ए नॉट, दैट इज 10⁻⁻1 मोलर, विच बिकम्स आफ्टर 5 मिनट्स। तो इन्होंने ए की कंसंट्रेशन भी दी हुई है 10⁻³ मोलर, टाइम दिया हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 मिनट्स बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स क्या होते हैं? टाइम इनवर्स। तो यहां पे वैल्यू मिनट्स में दी हुई है, तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट के यूनिट्स किस में आएंगे? मिनट इनवर्स में। यहां तक तो क्लियर है। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे अब फर्स्ट ऑर्डर का। सो के इज इक्वल टू बच्चों 2.303 अपॉन टी log ए नॉट अपॉन ए। ठीक, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है। सो वैल्यूज पुट करेंगे 2.303 अपॉन 5 log इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 अपॉन एट टाइम 5 मिनट्स पे कंसंट्रेशन 10⁻⁻3, यहां से कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग बिहाइंड 10⁻⁻2 ऊपर आएगा। तो बच्चों फाइनली अपने पास k आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log 10⁻²। log x⁻y का फॉर्मूला मेडिकल स्टूडेंट्स, y log x। सो 2.303 इंटू 2 इंटू log 10 अपॉन 5 log 10 की वैल्यू 1, तो ये फाइनली क्या आ गया? 4.606 अपॉन 5 मीन्स 4606 इंटू 10⁻³ अपॉन 5। 9 पे जा रहा है बच्चों, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है। तो फाइनली अपने पास आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 0.92। चेक करो 0.9212 कहां पे नजर आ रहा है? ए इज द राइट आंसर, एग्जैक्ट ए आंसर आ रहा है अपने पास। क्लियर? कीप स्माइलिंग, आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट वन, थ्योरेटिकल पार्ट पे क्वेश्चन है बेटा। ये ग्राफ दिया हुआ है। पहले तो इस ग्राफ में चेक करो, जो आपको ग्राफ में लाइन नजर आ रही है ये वाली, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस वहां पे कोई भी आपको वेरिएशन नजर नहीं आएगी। ठीक, अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में कंसेप्ट जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है। अब ये बताइए, हम ऑप्शंस को देखते ही नहीं है, जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ कब आएगा? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता था बच्चों? कि जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन के क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंट। क्योंकि बच्चों जब हमारे पास पावर में जीरो लेते हैं तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो क्या हो जाती है? 1, दैट इज कांस्टेंट।
विच मीन जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन। लेकिन यही ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के केस में कब आएगा? जब हम वहां पे टी हाफ की स्टडी करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला 2.303 log 2 अपॉन के। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एक कंसेप्ट बताया था। क्या था वो बच्चों? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस एन। तो चेक करो, फर्स्ट ऑर्डर के केस में एन की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करेगा। तो अब यहां पे हमने चेक करना है, तो जीरो ऑर्डर के केस में y क्या होना चाहिए? रेट। तो चेक करते हैं हम y कहां पे है? रेट। यहां पे तो कंसंट्रेशन आ गई, गलत। जीरो ऑर्डर के केस में रेट आ गया, यहां पे कंसंट्रेशन, ये तो सही है बिल्कुल। हां जी, फर्स्ट ऑर्डर के केस में y टी हाफ, ठीक, और यहां पे कंसंट्रेशन, तो बिल्कुल सही। चेक करो, बी ऑप्शन बन रहा है बच्चों, क्योंकि जीरो ऑर्डर के केस में रेट इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक, तो ना ए आंसर आएगा इसमें, ना ही सी का कंसेप्ट बन रहा है, ना ही बच्चों डी का। चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर अपने पास हमारा कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वन, लो जी, अगेन ग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों 2021 नीट में। अपने पास 4 ग्राफ्स गिवन है। अब इसमें सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट में क्या है? एक रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, उसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई है। बच्चों थर्मोडायनामिक्स में भी हमने स्टडी किया था कि एंथैल्पी क्या होती है? डेल्टा एच। अगर पॉजिटिव हो तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, अगर बच्चों नेगेटिव हो तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब रिलीज ऑफ हीट। और इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि अगर वहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से क्या होगी? ज्यादा। मींस रेक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट से क्या होगी? ज्यादा। तभी वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और नेगेटिव के केस में क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा कंसेप्ट। मींस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रेक्टेंट दैट इज फॉरवर्ड लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अब चेक करो, यहां पे बच्चों ऑलरेडी इन्होंने चेंज इन एंथैल्पी क्या दी हुई? एनर्जी फॉरवर्ड की बच्चों माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की। तो डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों -4.2, फॉरवर्ड के लिए 9.6। तो हम चेक करते हैं बैकवर्ड की एनर्जी क्या होगी? माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो यहां पे बच्चों जो बैकवर्ड की एनर्जी आ रही है 9.6 प्लस 4.2 प्लस 13.8 किलो जाउल पर मोल। देखो बच्चों, ऐसे तो आप ये कंसेप्ट डायरेक्टली भी कर सकते थे। वो कैसे? कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ऊपर जैसे मैंने यहां पे बताया कि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम, बैकवर्ड की क्या होगी? ज्यादा। अब चेक करो इस केस में, अब इस केस में रेक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब इस केस में चेक करो, अगेन फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से क्या है? ज्यादा, बी भी नहीं होगा। लेकिन इस केस में चेक करो, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली बैकवर्ड से कम है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। मींस इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। इसमें हमें क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड की बैकवर्ड के साथ क्या? ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसमें ऐसे लग रहा है कि ना तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और ना ही एंडोथर्मिक। और दूसरा मैंने यहां पे इसलिए ये चीज को कैलकुलेट करवाया क्योंकि इन फ्यूचर अगर वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की या फॉरवर्ड की फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो बच्चों ग्राफ के साथ साथ आपका कैलकुलेटेड पार्ट भी सही रहना चाहिए। तो इस केस में हमने ये चेक किया है कि जो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉरवर्ड के कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा। तो इसलिए बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? फास्ट, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? स्लो। क्लियर बच्चों? तो यहां पे अपने पास सही ऑप्शन क्या आ रही है? सी। नेक्स्ट वन, हां जी, अगेन स्लो पे क्वेश्चन है बेटा।
अब इसमें चेक कीजिए अगेन, नेचुरल लॉग लिया हुआ है k का, log बेस 10 नहीं लिया हुआ। तो इस केस में अपने पास स्लोप की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 इंटू 10⁻³ सबसे पहले तो जब हम नेचुरल लॉ का कंसेप्ट लेते हैं आर्हीनियस इक्वेशन में, तब वहां पे अपने पास जो स्लोप होती है बच्चों वो क्या होती है, -EA/R, नोट -E/2.303R, क्योंकि यहां पे नेचुरल लॉ का कंसेप्ट है और इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, ln A। अब चेक करो डायरेक्टली वैल्यू क्या दी हुई है स्लोप की, -EA/R इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻3। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है, नेगेटिव से नेगेटिव गया बच्चों। सो हमने कुछ भी नहीं करना, यहां पे सिंपली R की वैल्यू दैट इज 8.314 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो R इंटू 5 इंटू 10⁻3, सो 8.314 इंटू 5 इंटू 10⁻3। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक, ए ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये हो गया। ठीक, 41.5 इंटू 10⁻3, लेकिन यहां पे यूनिट्स क्या आएंगे, जाउल्स पर मोल। लेकिन हमने यहां पे चेक करो यूनिट्स कौन से लेकर आने, किलो जाउल पर मोल। सो फाइनली 41.5 किलो जाउल पर मोल। सो आंसर आ रहा है बच्चों बी। क्लियर, सिंपल था ये, कोई ट्रिकी नहीं था, सिंपली बस एक चीज को दिमाग में रखना था यहां पे कि स्लोप क्या होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि केमिकल किनेटिक्स में फॉर्मूला को दिमाग में बिठाओ कि फॉर्मूले में हर एक टर्म का मीनिंग क्या है। आपसे गलती एक यहां पे और भी हो सकती थी कि बच्चे जल्दबाजी में यहां पे स्लोप तो वो एज इट इज उठा लेते हैं, लेकिन -E/R की जगह कई बार बच्चे EA/R ले लेते हैं और उनका फाइनल आंसर प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस। और अगर यहां पे बाय चांस +41.5 के साथ साथ किसी और ऑप्शन में -41.5 होता तो क्वेश्चन में टफनेस इंक्रीज हो जाती, क्योंकि हमें ऐसे लगता कि प्लस में भी आ सकता है, शायद माइनस में भी। तो इसलिए हर एक चीज को ध्यान से बच बच कर। चलो बच्चों, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। लो जी, हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आ गया है। किसका हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर का, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 0.02 मोलर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम 100 सेकेंड्स। तो इन्होंने बोला है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। तो देखो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर दिया हुआ है 100। पहली बात तो जीरो ऑर्डर के लिए के किसके बराबर होता है, के ए नोड अपॉन 2 इंटू टी हाफ, यही होता है बच्चों। लेकिन मैं फिर भी आपको इसमें बता देता हूं ये कैसे आया। हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम है किसकी बच्चों, जीरो ऑर्डर की। क्या होती है, ए इज इक्वल टू -KT प्लस ए नोट, यही हमने स्टडी की है। तो हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग क्या हुआ, जब 50% रिएक्टेंट खत्म हो चुका है तो उस वक्त अपने पास ए की वैल्यू क्या होगी, ए नोट अपॉन 2, दैट इज द 50% ऑफ ए नोट। तो उस केस में इसको हम क्या लेंगे, ए नोट अपॉन 2, और टी को हम क्या लिख लेंगे, टी हाफ प्लस ए नोट। अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो फाइनली यहां पे अपने पास के किसके बराबर आ जाता है, ए नोट अपॉन 2k टी हाफ। ठीक है बच्चों, बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है बच्चों, सो k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻²। हाँ जी, नीचे 2 लेंगे। हाँ जी, टी हाफ की वैल्यू 100, सो 2 से 2 गया, 10⁻², नीचे 10⁻², बच्चों ऊपर आएगा 10⁻⁴। सो फाइनल आंसर इज k इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴। तो ये यहां पे कहां पे नजर आ रहा है, बी में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अखियों से गोली मारे। हाँ जी बच्चों, इन द कोलिजन थ्योरी, बच्चों कोलिजन थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपने चेक करना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में, दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजंस
occurs in 1 second in 1 unit volume। फिर आपने चेक करना है कि उसमें कितने कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे, फिर हमने चेक करना है उनमें किस मॉलिक्यूल्स में ओरिएंटेशन फैक्टर होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। उसके लिए एक एग्जांपल भी हमने स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर्स में SN2 की। सो पॉइंट टू बी नोटेड, रेट और रेट कांस्टेंट तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB। दूसरा बच्चों, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इफेक्टिव। F की जगह NE/NT भी हो सकता है बच्चों, इसकी जगह e⁻⁻⁻�RT भी हो सकता है। तीनों का मीनिंग सेम है। F मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें E का मीनिंग है एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की जो इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनको मैच कर रही है। T का मीनिंग है टोटल मॉलिक्यूल्स। e⁻⁻⁻RT को क्या कहते हैं और हम, बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्लियर। तीसरा इसमें क्या आता था बच्चों अपने पास, P, दैट वन इज ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब आप चेक करो। अब मैंने आपको कंसेप्ट एक बार बता दिया, अब आप चेक करो। इन्होंने बोला कि ZAB यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अब तो आपके आंसर सामने होगा। देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन का कंसेप्ट तो इसमें आएगा नहीं अभी। इसमें क्या आएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स A and B। क्लियर। नेक्स्ट वन, हाँ जी, 11th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। ऐसे ही हम जीत को हासिल कर लेंगे। देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन। बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर में अब यूनिट्स क्या है, पर सेकंड, मींस टाइम किस में ले रहा है, सेकंड्स में। तो वैल्यू लिखिए पहले तो आप K की, 4.606 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। फिर टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कैलकुलेट करना है, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन इन्होंने कितनी दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मास, 2 ग्राम। ठीक, तब जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 0.2, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो यहां पे A की वैल्यू होगी 0.2 ग्राम। बस वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बच्चों, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A। सो 2.303, K की वैल्यू 4.606 इंटू 10⁻³ लोग, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 0.2। 2 से 2 गया, 0.1 मीन्स 10⁻⁻1, ऊपर आएगा बच्चों 10⁻1। एक स्टेप और कर लेते हैं, डोंट वरी। पहले तो ये चेक करो किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। सो 1/2 इंटू 10⁻³ लोग 10, लोग 10 की वैल्यू 1, 10⁻³ ऊपर जाएगा। तो चेक करो फाइनली अपने पास कितना आ रहा है बच्चों, 500 सेकेंड्स। लो जी, पहुंच गए सुक्रित सर के साथ सही आंसर पे, शाबाश। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हाँ जी, नेक्स्ट वन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये तो आप खुद कर सकते हो, चलो करके दिखाओ। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फ्रैक्शन लीड्स टू चेंज इन। देखो, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे रिएक्टेंट की, वैसे वैसे बेटा वहां पे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। अगर मैं अपनी इस क्लास में 2 से 10, 10 से 20, 20 से 40 स्टूडेंट्स को बोल दूं कि आज मेरा बर्थडे है, तो आपको नहीं लगता कि 2 के कंपैरेटिवली 10 में कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, हफड़ा दफड़ी बढ़ जाएगी। 10 के कंपैरेटिवली 20 में और 40 में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि कमरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। कंसंट्रेशन का मीनिंग यही तो होता है कि सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज हो चुकी है, मींस एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो चुके हैं, उससे कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। कोलिजन इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा, तो रेट इंक्रीजेस। अब ऑप्शंस में चेक करो, हीट ऑफ फ्रैक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय डेफिनेशन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड इन 1 यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों जब वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या होगी, चेंज। इंक्रीज होने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वन 13th, the rate constant for first order reaction, zero order, first order, activation energy, collision frequency, Arrhenius equation, graph, ये सब कुछ चल रहा है। So the rate constant of first order reaction is K, time required for the completion of 99%। एक बार तो टेंशन हो जाती है यार, ये 99% आ गया, कैसे करेंगे। डोंट वरी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान लो, हम क्या मानते हैं, ए नोड, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोड। 99% कंप्लीट हो चुका है, तो बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने परसेंट बची, 1%, विच मींस ए का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1%, मींस 1/100 ऑफ ए नोड। बस सारा खेल इसी चीज का है, यहीं पे ध्यान से फोकस करना आपने। कैलकुलेट क्या करना है हमने, टाइम। So T is equal to 2.303 upon K log A node upon A। थॉट्स पॉजिटिव रखो, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तभी क्वेश्चन अच्छे से बाय टाइम रिड्यूसिंग इंक्रीज होंगे। चलो 2.303 K की वैल्यू बच्चों, K एज इट इज लिया हुआ है इन्होंने, लोग ए नोड हमने एज इट इज कंसीडर कर लिया, ए की वैल्यू 1/100 इंटू ए नोड, तो ए नोड से ए नोड क्या हो गया, कैंसल। आगे चलते हैं, 2.303 अपॉन के लोग 100। तो मेडिकल स्टूडेंट्स, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया, 2, log x raised to power y का फॉर्मूला y log x। so finally 2.303 into 2 into log 10 upon k, log 10 क्या हो जाएगा, 1, मींस कैंसल, खत्म। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है अपने पास, 4.606 अपॉन k। कितना अच्छा लगता है जब ऐसे फील आए कि मैं सही आंसर पे पहुंच चुका हूं। करते 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 हमने 720 में से 720 लेने हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, आप करोगे। तो देखिए आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, फॉर द केमिकल रिएक्शन बच्चों हैबर प्रोसेस, +1 में इक्विलिब्रियम के अंदर ये बहुत बार रिएक्शन रिपीट होती है। दिस इज हैबर प्रोसेस, जिसमें अमोनिया की सिंथेसिस होती है, जिसमें नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, अमोनिया के 2 मोल्स को सिंथेसाइज करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इन्होंने ये क्या बोला हुआ है, इन्होंने कहा था गैस इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए, तो सबसे पहले तो रेट किसके बराबर होगा। देखो बच्चों, हमने क्या स्टडी किया हुआ है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेट एक्सप्रेशन के ड्यूरिंग डिनोमिनेटर में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सभी का रेट एक दूसरे के बराबर लेकर आना है। अब नाइट्रोजन का 1 मोल जब खत्म होगा तब हाइड्रोजन के 3 मोल खत्म हो चुके होंगे, मतलब हाइड्रोजन को खत्म होने की जल्दी है। और जब नाइट्रोजन का 1 मोल खत्म होगा तब अमोनिया के 2 मोल सिंथेसाइज हो चुके होंगे। तो अब तीनों का रेट कब बराबर होगा, जब बच्चों हम इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को न्यूमिनेटर की जगह कहां लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे, तो चेक करो बच्चों। अब इसको हमने कंपेयर करना है ऑप्शंस के साथ। पहली बात तो रिएक्टेंट्स में डिसअपीयरेंस होती है, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है। प्रोडक्ट के केस में अपीयरेंस होती है, उनकी अमाउंट इंक्रीज होते हैं। तो यहां पे कौन सा साइन, नेगेटिव। यहां पे भी कौन सा साइन, नेगेटिव। लेकिन यहां पे कौन सा साइन, पॉजिटिव। अब चेक करो, क्या ए ऑप्शन इनके अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमोनिया के केस में नेगेटिव आ गया, लेकिन अमोनिया तो प्रोडक्ट है, तो वहां पे तो पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि अपीयरेंस हो रही है। ए तो हो नहीं सकता।
सोचो सोचो सोचो, बी हो सकता है। देखो यहां पे कोई 1/2 है ही नहीं जो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो, लेकिन अमोनियम के साथ जो 2 है वो डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां पे तो 2 क्या है, न्यूमिनेटर में। बी भी नहीं होगा। सोचो सी हो सकता है, हाँ, क्योंकि माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू half of change in concentration of ammonia with respect to time. C is the right answer. Next one, 15th. When initial concentration of reactant is doubled, half life period. ये तो अभी किया हमने, स्लाइड्स में चेक करो। जीरो ऑर्डर के केस में टी हाफ किसके बराबर होता है? जब हमने ग्राफ की स्टडी की थी, जब हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ स्टडी किया था, तो मैंने उस वक्त बताया था कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के केस में कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर के केस में रेट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, डबल। तो हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ क्यों पीछे रहेगा? क्योंकि यहां पे बच्चों 2 के तो क्या होगा, कांस्टेंट। सो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। तो जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे टी हाफ इंक्रीज होगा। तू बढ़ रहा है मैं भी बढ़ूंगा, यहां तू वहां मैं। तो अगर ए नोड की कंसंट्रेशन डबल हो गई तो टी हाफ की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डबल। नेक्स्ट वन, बस जीतने वाले हैं, जाइएगा नहीं, आपकी क्लास है, आपको ही देने आए हैं, आपकी ही सुकृत सर है। देखिए द कंसंट्रेशन, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। तो इन्होंने कहा है कि क्या डिफरेंस है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के केस में। देखो पहली बात तो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, मैं जीरो ऑर्डर से चलता हूं। जीरो ऑर्डर के केस में A इज इक्वल टू -KT प्लस ए नोड होता है। फर्स्ट के केस में log A इज इक्वल टू -K/2.303T प्लस log ए नोड होता है। और सेकेंड ऑर्डर के केस में मैंने एक कंसेप्ट बताया हुआ है बच्चों को, वो क्या है अभी बताता हूं। आप सबसे पहले तो क्या करो, KT को जीरो ऑर्डर के केस में लेफ्ट साइड पे ले जाओ, विच इज इक्वल टू ए नोड माइनस ए। ठीक है, अब यहीं से मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर के लिख के दिखाता हूं। आपने KT को एज इट इज रखना है। ठीक है बच्चों, यहां पे जो पहले उसको बाद में लिखो, जो बाद में उसको पहले, और जो न्यूमिनेटर है उसको सारे को कहां पे ले जाओ, डिनोमिनेटर। मींस 1/A माइनस 1/A नोड। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई अपने पास सेकंड ऑर्डर। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। उसमें तो वो डिपेंड करेगा ही करेगा, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ किसके बराबर आता है, 0.693/K। हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन ए नोट, बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा इसका एक कंसेप्ट अभी बताया था हमने कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस है। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1, तो टी हाफ ये अपने पास क्या हो गया, 1 मींस कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन सेकेंड ऑर्डर के केस में n इज इक्वल टू 2, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट 1 माइनस 2, तो ए नोट की पावर क्या हो जाएगा, -1। इनवर्सली है लेकिन डिपेंड तो करेगा। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल। सो बी इज द राइट आंसर। हम सी भी चेक कर लेते हैं। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बिल्कुल गलत है। दोनों का रेट फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का
दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत होगी। डी ऑप्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटालाइज, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटालाइज। बकवास कर रहा है, दोनों के केस में कैटालिस्ट से तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आपको मैंने सेकंड, जीरो और फर्स्ट तीनों की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी बता दी, टी हाफ का कंसेप्ट भी आपको साथ में बता दिया। चलो नेक्स्ट वन। हाँ जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, 17th क्वेश्चन 2017। वाओ, क्या मैच हो रहा है नंबर। देखो इन्होंने बोला है एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें x2 और y2 कंबाइन होने के बाद क्या दे रहे हैं, xy। तो इन्होंने बोला है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, जब किसी भी रिएक्शन का वो मैकेनिज्म आपको देते हैं तो आपने उस मैकेनिज्म में सबसे पहले कौन सा स्टेप देखना है, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पिछले 2 से 3 साल में जेईई मेंस में बार बार आ रहा है ये कंसेप्ट, तो आपको नेक्स्ट ईयर में भी आ सकता है। देखो स्लोएस्ट स्टेप ही RDS होता है, दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड केस में अब रेट किसके बराबर होगा, k, x की पावर 1 y2 की पावर 1। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि जो आपने रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स को देखा है, क्या वो दोनों की दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स ऊपर ओवरऑल रिएक्शन में रेक्टेंट की फॉर्म में नजर आ रही है। चेक करो, अब y2 तो वहां पे रेक्टेंट की फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन x नहीं नजर आ रही, यहां पे x है, वहां पे x2। सो पॉइंट टू बी नोटेड, अब आपने x को x2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, फिर आपने चलना है इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे। अब यहां पे इन्होंने स्लो को ही इक्विलिब्रियम बताया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो आपके पास x2 की डिसोसिएशन हो रही है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगी। तो यहां पे एक्चुअल की फॉर्म में इक्विलिब्रियम स्टेज यहां पे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर मैं अब पहले स्टेप को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन x इंटू एक्स अपॉन लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। तो यहां पे अपने पास x की पावर 2 अपॉन x2 की पावर 1 इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम। अब बच्चों x की पावर 2 इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम इंटू x2 की पावर 1। तो फाइनली x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, रूट k इक्विलिब्रियम x2 की पावर 1। अब इसको यहां पे हम पुट करेंगे बेटा, तो फाइनली रेट इज इक्वल टू k रूट k इक्विलिब्रियम x2 की पावर हाफ y2 की पावर 1। तो ये तो कांस्टेंट और कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएंगे, दैट इज k डैश। तो चेक करो ओवरऑल अब अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x2 हाफ ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू y2 फर्स्ट ऑर्डर। सो हाफ प्लस 1 comes out to be 1.5। सो C is the right answer। ऐसे सॉल्व करना है, मींस सबसे पहले आपने स्लोएस्ट स्टेप को देखना है मैकेनिज्म के अंदर, फिर आपने इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को देखना है। वो भी कब देखना है, जब आपको स्लोएस्ट स्टेप के अंदर कोई ऐसा इंटरमीडिएट नजर आए जो इंटरमीडिएट स्टार्टिंग के रेक्टेंट को मैच ना करे। क्यों, क्योंकि जब भी हम रेट ओवरऑल ऑर्डर का फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग के रेक्टेंट की कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट्स तो नजर आएंगे नहीं। स्टार्टिंग में रेक्टेंट्स हैं, बाद में प्रोडक्ट्स हैं, तो रेक्टेंट्स तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बनते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन। हाँ जी, सो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट 10⁻⁻² per second. How much time will it take for 20 gram of reactant to reduce? सेम क्वेश्चन आ रहा है जैसे हमने पहले किया था बेटा। तो यहां पे टाइम फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्डर। सो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k। k की यूनिट्स वहां पे पर सेकंड, मींस वो वैल्यू k की दी हुई है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ k log a नोड अपॉन a। सो 2.303
अपॉन 10⁻⁻2 log। इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 20। ठीक, जिस टाइम पे हमने फाइंड आउट करना है उस टाइम पे वहां पे कंसेंट्रेशन कितनी हो चुकी है? 4 आ गए यहां पे। सो 2.303 अपॉन 10⁻⁻2 log 2⁻²। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। सो 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 अपॉन 10⁻⁻2। सो 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3 upon 10⁻⁻2. So finally 2.303 into 0.6 upon 10⁻⁻2. So 2.303 into 6 into 10⁻⁻1 upon 10⁻⁻2, एक कैंसिल हो गया 10⁻⁻1। ठीक, अब चेक करो क्या आ रहा है? 18। ठीक, ये आएगा 13.818 इंटू 10⁻1। तो ये अपने पास जा रहा है बच्चों डायरेक्टली 138 पॉइंट समथिंग, मीन्स ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो 138 पॉइंट समथिंग, यहां पे मैंने बेटा 0.3 लिया है। अगर आप 0.3010 पूरी की पूरी वैल्यू लोगे तो राइट आंसर एग्जैक्टली आपका यही आएगा 138.6। सो डजंट मीन, तो 138 यहां पे भी आ रहा है और 138 सिर्फ ए ऑप्शन में ही नजर आ रहा है। सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? लो, तो 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, पिछले 8 साल के इंक्लूडिंग 24 हमने कितने क्वेश्चंस को आज डिस्कस किए बच्चों? 18। अब 18 क्वेश्चंस में अगर आप थोरोली एनालिसिस करो तो मुझे नहीं लगता कि आपको फर्दर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो मेरे ही चैनल के, चाहे वो कहीं और है। क्यों? यही एनालिसिस आपका क्लियर होना चाहिए कि केमिकल किनेटिक्स में पिछले 8 साल में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। कंसेप्ट क्लियरेंस, फिर यूनिट्स की क्लियरेंस, फिर अपने पास फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। हर फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या है वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन चुटकी में होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगा बच्चों IIT एडवांस के लिए। तो इजाजत दें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, आपका खुद का चैनल है, सो कीप सपोर्टिंग। आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मेरी मोटिवेशन से, मेरे हार्ड वर्क से बेटा आपको फायदा मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए जय हिंद।